साथियों, हमारे बीच 90 दिन से 90 से ज़्यादा 100 दिन हो गए हैं और 100 दिन से अपने बेटे का चेहरा नहीं देखने के बावजूद हमारे बीच इस मजबूती के साथ हम सब में अपने बेटे का अक्स देख रही हैं। हम उस माँ को सलाम करना चाहते हैं। यह प्रशासन नजीब के मुद्दे पर जो लोग वाकई दोषी थे उनको गिरफ्तार करने के लिए तो पुलिस को नहीं बुलाती है, लेकिन सामाजिक रूप से जो हाशिए पर धकेले गए लोग हैं उनकी वाजिब लड़ाई को लड़ने वाले साथी दिलीप को ज़बरदस्ती उनकी हड़ताल को तुड़वाने के लिए पुलिस को बुला लिया जाता है। संवेदनशीलता नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, और जिस रूप में एक माँ का दर्द छलकता है वो लगातार सड़कों पर हम सबके साथ है। वह कहीं ना कहीं वो आंसू भारी पड़ेगा इस सरकार में। ये वक्त अंधेरे का है, लेकिन यह छटेगा। एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और सारी जिंदगी अपने दिल में। वो माँ का आंचल ममता की मंजूसा है, स्नेह का शिविर है, करुणा का क्रोध है और शांति का सुख सदन है। और इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित कोई जगह होती है किसी भी बच्चे के लिए तो वो माँ की गोद होती है। लेकिन उसको भी छोड़कर आदमी इस दुनिया में जाता है, इस दुनिया के झंझावातों को झेलने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए। वह साथी नजीब जो जामिया छोड़कर इस जेएनयू आता है अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, उस पर जब इस तरह से बर्बर तरीके से आक्रमण होता है छात्रावास के अंदर, तो सबसे पहले अपनी माँ को याद करता है और माँ को बुलाता है। और ऐसी क्या स्थिति बन गई, ऐसी क्या परिस्थिति पैदा कर दी गई कि उसको गायब कर दिया जाता है। और तरह तरह के वर्जन इस कैंपस में आते हैं। वो अफसोसनाक है। यह सिर्फ एक नजीब का मसला नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यक तबके के लोगों के साथ लगातार ज्यादती हो रही है, उन पर आक्रमण बढ़ रहे हैं, और जो लोग वाजिब सवाल पूछ रहे हैं उनकी ज़बान को बंद करने की साजिश हो रही है। इतने दिनों से ये बाबा वोसे के मार्क्स के नाम पर जो ड्रामा यह प्रशासन कर रहा है, और सही बता रहे थे अभी साथी उमर कि जब आप ही वाइस चांसलर भी हैं और आप ही यूजीसी के चेयरपर्सन ही हैं, तो किन से गुफ्तगू करने के लिए आप यूजीसी ऑफिस जा रहे हैं? ये टाल मटोल की नीति है, यह बहानेबाजी है, यह छात्र तबका के साथ धोखाधड़ी है, उनके साथ छलावा है। कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। बिल्कुल साफ है, आपकी मंशा है ही नहीं कि उस पर आप कोई सकारात्मक ठोस कदम के साथ हमारे सामने आए। साथी दिलीप एम्स में भर्ती हैं, उनको आना था वापस। अभी दोपहर की ये खबर थी कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी वो बता रहे हैं साथी कि उनके किडनी में इन्फेक्शन बढ़ गया है और वो आज भी नहीं आ पाने की स्थिति में। इस तरह से जान को जोखिम में डालकर लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? हम सलाम करना चाहते हैं उन तमाम प्रोफेसर्स का जो इस इशू पर हमारे साथ खड़े हैं, और इसी मंच से हम कड़े शब्दों में उनकी भर्त्सना भी करना चाहते हैं जो हमारे हितों के साथ, हमारे मुद्दों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके साथ लगातार सौदेबाजी कर रहे हैं, और यह तर्क दे रहे हैं और कुतर्क दे रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। साक्षात्कार किस लिए होता है? साक्षात्कार चयन के लिए होता है, साक्षात्कार खारिज कर देने के लिए नहीं होता है। जो लोग अपनी भाषाई, जो लोग अपनी जातीय, जो लोग अपनी क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, जो लोग आज भी पोंगापंथी कर रहे हैं, यहाँ बैठकर पोथी पत्रा बांच रहे हैं और एक्सेलेंस के नाम पर हमारे इस भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कौन सी स्थिति है भाई? जब आपको मालूम है, आप ही उसके आंसर शीट को इवेल्युएट करते हैं और वो अच्छे मार्क्स लाते हैं, आपको उनमें कोई अच्छाई नहीं दिखती है। वो आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा होगा, वो नेस्फील्ड के ग्रामर के मानक पर खड़ा उतर के अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा होगा, आप उसके साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, उसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको आप 0 भी देते तब भी उसका सिलेक्शन होता, क्योंकि उसका रिटन एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस था। ये आपके ऊपर तमाचा है।
आप हम छात्रों का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन आपको भी यह मालूम हो कि आपके पेडागोजी की, आपके शिक्षण विधि की, आपके अध्यापन गुणों का भी मूल्यांकन हम लोग सतत और निरंतर करते हैं। और आप उन छात्रों के कक्षाओं में कितनी बार फेल होते हैं, इसका कभी आकलन आपने किया है? आप हमें पढ़ा रहे हैं और हमारे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, हम सीख नहीं पा रहे हैं, मतलब ना तो आप हमारे शिक्षक हैं ना मैं आपका छात्र हूं। कैसा संबंध, कैसा रिश्ता? एक शिक्षक के अंदर कम से कम 3 गुण होने चाहिए। निरंतर अध्ययनशीलता की प्रकृति हो, सहज ज्ञान बांटने की प्रवृत्ति हो और निष्पक्षता के गुणों से उनका व्यक्तित्व आभामंडित हो। जो लोग हमारी ओर से पूछे गए सवालों से आहत होते हैं, जो अपने ईगो को उसमें हर्ट महसूस करते हैं, ऐसे शिक्षकों से हमें कुछ नहीं कहना है। वो लोग अगर हम उन्हीं के शब्दावली में उसी ब्राह्मणवाद के शब्द को से उघाड़ लेते हुए कहें तो वो ब्रह्मा हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हैं, महेश हो सकते हैं। अगर इन कम से कम 3 गुणों से लैस नहीं है तो वो शिक्षक नहीं हो सकते, उनको शिक्षक होने का कोई अधिकार नहीं। तो बैकअप तो अच्छा है। आप आके यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, आप यहाँ पर आके व्याख्यान दे रहे हैं, हम सब उनसे भी सीखने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटी क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसके दीक्षांत समारोह में कॉन्वोकेशन में बोलते हुए इसी देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, यूनिवर्सिटी इज एसेंशियली अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। दे हैव टू वर्क टुगेदर for the single purpose of advancing knowledge and disseminating it. If at any point they are distracted from this straight path of pursuing truth for its own sake and get led away, there will be jeopardy to the community of the university. आज क्या हो रहा है? क्या सिर्फ शिक्षा बांटने और शिक्षा ग्रहण करने तक यह रिश्ता सीमित है? किन बात का आपको खौफ है? क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं? आज ना ये यूजीसी का गैजेट आया, इतने दिनों से तो आपको हम मनाने की कोशिश करते रहे थे और आप टाल मटोल कर रहे थे। बहुत सारे शिक्षक हैं जो बोलते हैं कि हम इस वाइवा के जरिए भी अफर्मेटिव एक्शन को लागू करते हैं। आपको सलाम होगा, एक सेंटर में आप निश्चित रूप से करते होंगे अपने सेंटर में, लेकिन क्या आपका सेंटर मानक स्टैंडर्ड हो सकता है बाकी सेंटर्स में जहाँ धोखेधड़ी हो रही है, जहाँ बच्चों के भविष्य को अंधेरे में रखा जा रहा है, लगातार उनको गर्त में धकेला जा रहा है? आप कैसे अपने ही चेहरे को आईने के सामने कैसे देख पाते होंगे? क्या आपको शर्म नहीं आती है? अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों को क्या जवाब आप देते होंगे जब क्लासरूम से निकलते होंगे, जब फेल करके जाते हैं बच्चों को और इरादतन फेल करते हैं? ये कब तक चलेगा? और जो लोग मेरिट का हवाला देते हैं कि मेरिट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, उनसे मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, बड़े अदब एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, किस मेरिट की बात आप करते हो? अगर मेरिट ही है तो अंग्रेजों को क्यों भगाया था आपने? ये आपको लेमन लॉजिक लग सकता है, लेकिन जिस वक्त यहाँ पर अंग्रेज थे उस कॉलोनियल इंडिया में आपकी बौद्धिक हैसियत नहीं थी एक दारोगा तक बनने की। एक आज सत्येंद्रनाथ टैगोर को छोड़ दें तो कितने आईसीएस आपके यहाँ से होते थे। इसलिए नहीं कि आपके अंदर प्रतिभा की कमी थी, वह इसलिए कि आपके साथ उस वक्त भी भेदभाव होता था। प्रेसिडेंसी कॉलेज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कॉपी बदल दी जाती थी। ये शरारत आज भी होती है। इसलिए अंग्रेजों को इसलिए भगाया गया था कि उनके वो हमारे साथ आपके साथ ज्यादती कर रहे थे, लेकिन आप भी अगर ज्यादती करेंगे आई फियर कि कभी ऐसा होगा कि हिंदुस्तान में सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो जाएगी, और वो जब होगी तो हम सब उसकी जद से बच नहीं पाएंगे, उस आग से हम झुलसने से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ये मजाक बंद होना चाहिए। कितने दिन हुए ही हैं अर्जुन सिंह को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का प्रावधान दिए हुए, लागू किए हुए? कितने दिन हुए? और इतने दिन में ही आपकी हालत खस्ता होने लगी। सारे जगह से लोग टॉप कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनको विशेष अवसर देने के नाम पर आप यह साबित करने की कोशिश करें कि उनमें प्रतिभा की कहीं से भी आपसे कमतर है। प्रतिभा के मामले में वो मेरिटोरियस हैं, वो ब्रिलियंट हैं, वो प्रतिभावान हैं, वो मेधावी हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए उतनी सीटों को आरक्षित हम करना चाहते हैं ताकि आपके लाख ना करने के बावजूद भी उतनी सीटों पर तो आ जाएं कम से कम। सब जगह टॉप कर रहे हैं लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस उठा के देख लीजिए। मैं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ कि यूपीएससी में कौन टॉप कर जा रहा है और कहाँ क्या कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस आप उठा कर देख लीजिए, हर जगह आपको ओबीसी एससी एसटी के लोग टॉप 10 में मिलेंगे। बहुत सारे कोर्सेज में टॉप कर रहे हैं। जेएनयू में भी सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज में इस बार का डेटा है कि एक भी जनरल कैटेगरी का आदमी जनरल कैटेगरी में नहीं आ पाया है। फाइनल सिलेक्शन का ये डेटा है। मतलब जितनी सीटें थी उसमें तमाम आदिवासी, पसमानदा, पिछड़े, दलित आ गए। अब इस बात को अगर आप नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी है। आप इलाज कराएं, बौद्धिक विमर्श, मानस मंथन सेमिनारों में करते रहें, कौन रोकता है आपको। लेकिन जो बदलाव हो रहा है, जो समाज आगे बढ़ रहा है, वो जो धकेल दिए गए थे, जो हाशिए पर थे,
they have started, they are daring to dream but angels fear to treat. उनको आप नहीं रोकिए। अगर समाज के आगे बढ़ने के, समाज की गति को, स्वाभाविक गति को, स्पेस को आप जबरन रोकने का प्रयास करेंगे तो ये ठीक नहीं है। लोग जग रहे हैं और आपके साथ कोई हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है। एक शिक्षक से एक छात्र कभी भी चाहेगा, क्या यह आदर्श स्थिति है कि उनके साथ हम तू में जाएं? यह शोभा भी नहीं देता है हमको। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप जो संग दिल हैं वो थोड़ा तो उसको पिघलाएं। हम क्या आपसे मांग करते हैं? क्या आपका अधिकार हम छीन लेना चाहते हैं? क्या हम कहते हैं कि आप अपनी सैलरी से हमें कुछ दे दो? क्या हम कहते हैं कि आपको अपने बाल बच्चों पर जो खर्च करना है उस आर्थिक अपने बैंक अकाउंट से हमें कुछ दे दो? यह तो संवैधानिक, संविधान प्रदत्त और लोकतांत्रिक मान्यता के आधार पर जो स्थिति है वही तो हम मांग कर रहे हैं आपसे, और आप लगातार देने से मना कर रहे हैं। आज ही यूरोपियन स्टडीज, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के एक प्रोफेसर से मिला। कल जो मैं कह रहा था उस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं। आज उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो अक्टूबर 14 में जो नाफे कमेटी को रिकमेंडेशन गया था हमारे सेंटर से, उस वक्त मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैंने 2015 में ज्वाइन किया है और वो दलित शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि जब बाद में उसके रिव्यू की बात आई थी तो हमने यह कहा कि यहाँ पर हम तो इस पक्ष में हैं कि इसको वाइवा के मार्क्स को घटाओ। अगर 15 पर आप नहीं तैयार हो तो 20 कर दो। ये एस.एन. प्रसाद है, आपको मोहित भाई मालूम होगा। अभी वो उनसे भेंट हो रही थी। मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं हमारा कहीं है, हम तो ज्वाइन ही नहीं किए थे उस वक्त। और हम जब वहाँ पर एक ओबीसी प्रोफेसर की सीट आई है तो बोला कि सारे लोग इन्हीं लोगों को बहाल कर दें। अरे भैया, रोस्टर में है, आपका क्या जा रहा है? क्यों नहीं बहाल करोगे? आप कितने दिनों तक बैकलॉग रखोगे? और चूंकि पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं है, इसलिए जो यूजीसी का ये लगातार नोटिफिकेशन आ रहा है कि इतने लोग ही एक प्रोफेसर के अंडर में काम कर पाएंगे। अगर शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होगी तो फिर ठीक है। यह तो उस स्थिति से बचने के लिए इस तरह के प्रावधान आ रहे थे जहां एक ही प्रोफेसर के अंडर में 30-30, 40-40 लोग फंसे पड़े हैं। वहाँ क्वालिटेटिव डिक्लाइन आएगा नहीं तो क्या होगा? और जो एमफिल और पीएचडी हम लोग करते हैं वो धूल फांक रहे होते हैं लाइब्रेरी में, और अगर उस धूल को कोई पोंछ रहा होता तो इसलिए नहीं कि फलां ने बहुत अच्छा काम किया, अकबर चौधरी ने कोई बहुत शानदार काम कर दिया, एकेडमिया को कोई, नॉलेज बैंक को कोई बड़ा ही मौलिक कंट्रीब्यूशन था, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अकबर चौधरी ने कुछ लिखा है तो उसमें से कितना टपा के जल्दी से हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर लें। तो ये स्थिति होगी तो क्वालिटेटिव डिक्लाइन आएगा, और ये बाकी यूनिवर्सिटीज में होता रहा है। इन तमाम स्थितियों से बचने के लिए हमारे नॉलेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इस तरह के सर्कुलर आते हैं। लेकिन जब उसकी जद में हमारे जैसे लोग ही आ जाते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ही आ जाती है, तो उसको रोकना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है। और मैं शिक्षकों की आंखों में आंखें डालकर बोलना चाहता हूँ। मैं भी एक शिक्षक परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी भी टीचर हैं, लेकिन मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि हमारे सोमू सर जैसे लोग हैं उनको हम सलाम करते हैं, और जो लोग हमारे मुद्दे पर इधर उधर बट नौ तेरह अगर मगर किंतु परंतु यद्यपि हालांकि तथापि, ये कब तक करोगे मेरे भाई? आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की जो शालीनता है, शिक्षक की जो मर्यादा है, उस परिधि में कभी आचरण करेंगे कि नहीं करेंगे? और कुछ लोगों को कहते हुए डर लगता है। एक साथी ये बोल रहे थे, उनसे जब उनके ही शिक्षक उनकी राय पूछ रहे थे इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि सर हम अपनी राय तो जाहिर कर दें, शर्त इतनी है कि हमारा करियर प्रभावित नहीं हो। तो लोग तो उसको बिल्कुल ही व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं। और अमिता सिंह के बारे में बताया तो गार्ड से भी भीड़ जाती है। ये शिक्षक का काम है, किसी गार्ड को हड़का देना, भड़का देना, उसको थपड़ा देना, मार देना, ये सब है। अगर आपको लगता है कि जेएनयू की विरासत, लेगेसी, धरोहर को लेकर हम बहुत गर्वोन्मत्तता की स्थिति में नहीं चले जाते हैं तो इन्हीं सब कारणों से। अरे भैया, इतिहास शानदार रहा है, लेकिन इतिहास शानदार रहा है तो उस शानदार विरासत को आगे बढ़ाने में जो अड़चने हैं, उस अड़चनों को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे तो उठाएंगे। कौन उसको निगेट कर रहा है? कौन इतिहास की अच्छी अच्छी उपलब्धियों को मानने से इनकार कर रहा है? लेकिन इतिहास में जो कुकर्म हुए हैं, इतिहास में जो कारस्तानियां दर्ज हैं, उसको हमारे धोने पोंछने से वो मिट नहीं जाएगा। उसको लोग उलट रहे हैं, वो सब जेएनयू की हिस्ट्री में दर्ज है, किसका क्या बयान, किसके क्या बयानात हैं, और अब तो सब कुछ समीमता दर्ज कर रहे हैं। अब अगर हम लोग अगर गोल मटोल बातें करेंगे तो फिर कोई थूकेगा ही तो, आने वाली पीढ़ियां 10 साल के बाद जो आ नहीं पाने की स्थिति में हैं। इसलिए जो लड़ाई भाई दिलीप लड़ रहे हैं, जो लड़ाई मुलायम सिंह लड़ रहे हैं, जो भाई वीरेंद्र लड़ रहे हैं, जो प्रशांत लड़ रहे हैं, वो सब के सब इस देश की लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं। जो प्रवीण लड़ रहे हैं, जो भोपाली लड़ रही है,
दलित परिवार से आकर, मैं तो ये कहता हूँ कि जेंडर के मामले में तो वो अगड़ा हो कि पिछड़ा हो कि आदिवासी हो दलित हो, खुद ही डिस्क्रिमिनेटेड फील करती हैं। और लिबरेशन की बात आएगी तो दलित और पिछड़े परिवार की महिलाएं ज़्यादा लिबरेटेड हो, खेतों में काम करने जाती हैं। इसलिए किसी भी तबके की महिलाएं हो, वो शोषण की शिकार रही हैं, वो ज्यादतियों की शिकार रही हैं, वो घरों में नज़रबंद रही हैं। और वो जब आती हैं जेएनयू में पढ़ने के लिए, अपने सपनों में रंग भरने के लिए, उनको जब आप निलंबित कर देते हैं, छात्रावास से निष्कासित कर देने की हद तक उनको पहुंचा देते हैं, तो कैसे वह सोचेंगे पर द माइंड इज विदाउट फियर? कहाँ से आएगा टैगोर का वह संकल्पना, कहाँ से आएगा? कैसे लोग निर्भीक होकर, बेबाक होकर सोच पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे? तो डिक्लाइन की ये सारी वजहें जो डिबेट डिस्कशन की रिवायत रही है इस यूनिवर्सिटी में, और अपने टीचर्स से प्रश्न पूछने की, उसको कर्टेल किया जाता है। आपके रिसर्च का टॉपिक क्या होगा, सेमिनारों में कौन बुलाए जाएंगे, ये वाइस चांसलर तय करने लगेगा, तो क्या स्थिति होगी? इसलिए नजीब जो गायब है, हम लोग आज भी कई बार लगता है कि हमने क्या किया, और कई बार यूनियन के लोगों को भी लगता होगा, मैं ऐसा समझता हूँ कि कहाँ पर उनसे भी भूलें हुई, उनको अंदाजा नहीं रहा होगा, मैं यह मानता हूँ। लेकिन जब आप अपने ही साथी को कॉन्फिडेंस में लेकर चलेंगे तो कई बार जो मुसीबत की घड़ी होती है, जो डाइंग मोमेंट्स होता है, जिस पर कि आप निर्णय करने की स्थिति में नहीं होते हैं, उस समय भी कुछ अच्छे निर्णय हो सकते हैं, उस समय भी फूंक फूंक कर कदम उठाए जा सकते हैं। हमको किसी के प्रति क्या दुराव होगा, उनके प्रति क्यों दुराग्रह हम रखेंगे? यूनियन जितना मजबूत होगा, यूनियन के विफल होने का मतलब है स्टूडेंट कम्युनिटी के फैसले और निर्णय लेने की क्षमता की कमजोरी को प्रदर्शित करना हम नहीं चाहते। हम ये समझते हैं कि जो फैसले लिए हैं यहाँ के छात्रों ने, यहाँ के स्टूडेंट कम्युनिटी ने सोच समझकर फैसला लिया है, और एक विवेकशील आदमी को चुना है, जो 4-5 ऑफिस बेयरर्स हैं, 30-35 लोगों की जो टीम है काउंसलर्स को। हम समझते हैं कि वो छात्र हित में, विश्वविद्यालय हित में, शिक्षा हित में, शोध हित में, कर्मचारी हित में और प्राध्यापक हित में भी वो काम करते हैं। और कहीं पर वो लड़खड़ा रहे हैं, कहीं पर उनके कदम डगमगा रहे हैं, तो ये हम लोगों सबकी जवाबदेही है कि उनको इशारा करें कि यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। यही लड़ाई है, इसमें क्यों बुरा मानने की बात है? जब भी आप अच्छा काम करेंगे, हम लोग पहले पंक्ति में खड़े होकर आपका समर्थन करेंगे। आप यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए बस के इंतजाम कर रहे थे, हमने आपको खुले मन से आपको मुबारकबाद दी, आपको शुक्रिया कहा, ये छात्र हित में है। इस तरह के जो भी काम करेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जहां भी लगेगा कि आप किसी प्रभाव में काम कर रहे हैं या खुद आप भी अनिर्णय की स्थिति में हैं, तो वह छात्र तबका के साथ ठीक नहीं है। शिक्षकों का आना हमारे समर्थन में ये बहुत अच्छी बात है, और डिमरी साहब का परिस्थिति जन्य कारणों से त्याग पत्र देना, हम उसका स्वागत करते हैं। किसी भी आदमी को देर आया दुरुस्त आया, आपने त्याग पत्र तो दिया कम से कम, चाहे अपने व्यक्तिगत कारणों से दिया हो या फिर आपका जमीर जग गया हो, जो भी हो, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। अभी बता रहे थे कि अपराजिता का जन्मदिन है, कहीं इस खुशी में तो नहीं रिजाइन कर दिया। तो जो भी है, छात्रों के हित के साथ जहाँ कहीं भी आप खड़े होंगे, हम उन तमाम टीचर्स का, हम उन तमाम अफसरान का हम खैर मकदम करेंगे। और जहाँ भी लगेगा कि हमारे वैवसे के मार्क्स पर, चाहे अन्य मुद्दों पर, चाहे फी हाइक पर आप धुलमुल नीति रवा अपना रहे हैं, वह ठीक नहीं है। आज कर्पूरी ठाकुर का भी के जन्मदिन की 93वीं वर्षगांठ है। उन्होंने सबसे पहले पिछड़ों के लिए 26% आरक्षण की व्यवस्था बिहार में की थी, लेकिन लोगों ने क्या कहा? कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर उस्तूरा। ये जातीय रूप से लांछन लगाने की कोशिश थी, लेकिन वो आदमी डटा रहा। एक बार उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री देश का, और आरक्षण की नीति को लागू करने वाला, सामने रखने वाला आदमी। उस आदमी को कोई याद करने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए कि मार्क्सवादी खांचे में उनके विचार नहीं बैठते हैं। ये कहाँ का नियम है? हम लोग तो ये मान के चलते हैं जो गांधी ने भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस घर को 4 दीवारियों में कैद कर दिए जाएं और खिड़कियों को बंद कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि हमारे घर के झरोखों से हर एक संस्कृतियों के बयार बहें। हाँ, मैं नहीं चाहता कि उन झोंकों से हमारे अपने ही पैर उठर जाए। क्या बुरा कहा? हम हर तरह की आइडियोलॉजी में जो कुछ अच्छाई होगी, उसका सार तत्व अपने समाज में उसका पालन करने के लिए, उसको अकोमोडेट करने के लिए तैयार है खुले मन से। और जो समाज में स्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, जो ताने बाने हैं, समाज की बुनावट है, उसमें मार्क्सवाद में अगर जाति का जो है मामला, जाति की स्वायत्तता, जाति की पहचान, जातीय अस्मिता की राजनीति, उस क्षेपक को अगर जोड़ने की जरूरत पड़े, मैं समझता हूँ कि मार्क्सवाद की जड़ें मजबूत ही होंगी, उससे कमजोर नहीं पड़ेंगे। वर्ग संघर्ष तो है ही अपनी जगह। वर्ग संघर्ष नहीं होता तो ऐसा क्या था? अमीर होने के बावजूद जगजीवन राम
इस दुनिया के जमहूरी इतिहास में सबसे ज़्यादा 32 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लेकिन वो जाते हैं मंदिर तो उनको धोया जाता है उस मंदिर को। उनके पास पैसे की कमी थी क्या? तो एक वर्ग संघर्ष में आपका ये मामला है कि अगर आप एफ्लुएंट क्लास में चले जाते हैं तो जातीय उत्पीड़न जो आपके साथ होता है वो कम हो जाता है, लेकिन तब भी आपको खारिज करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस यूनिवर्सिटी को बचाने की दिशा में जो लोग जातिवाद से लड़ रहे हैं, जो लोग फांसीवाद से लड़ रहे हैं और जो लोग दोनों से एक साथ जूझ रहे हैं, वो सारे साथी बहुत ज़्यादा सलाम के काबिल हैं। हम उन सबको सलाम करते हैं, हम उन सब का एहतराम करते हैं और नजीब की जो माँ है उनमें हम अपनी माँ का अक्स देखते हैं और वो यही कारण है उन हम सब बच्चों से वही उम्मीदें हैं। और जो कल उन्होंने कहा भी कि सब लोग इकट्ठा होकर लड़ो तो तुमको कोई तोड़ नहीं पाएगा, तो हमारे अपने तमाम मतभेदों को परे रखते हुए ये वक्त है कि हम तमाम हिपोक्रेसीज के साथ एक साथ डट कर मुकाबला करें, जूझें। लेकिन जो असल सवाल हैं, जो सामाजिक न्याय के सवाल हैं, जो हमारी पहचान के संकट के सवाल हैं, उसको साथ में रखते हुए हम अपील करेंगे JNU से, SU से भी कि वो भी हमारे इन तमाम इशूज पर बगैर किसी समझौते के, बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के आगे बढ़े। हम सब उनके साथ हैं। आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।